आज हम लोग 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या उसको पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए हमें इससे पहले संख्या पद्धति पढ़ना पड़ेगा। संख्या पद्धति में जो संख्याएं हैं उसका संबंध वास्तविक संख्या से है। इसलिए वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति अर्थात संख्या पद्धति में हम लोग विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती आरंभ होती है 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अनंत तक ये जो आप देख 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो आपकी प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक। यदि कोई आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। और यदि कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो जाएगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो यदि गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, गिनती की संख्या में यदि जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो इस प्रकार जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती आरंभ होती है 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है प्राकृत संख्या है, लेकिन यदि उसमें जीरो को भी शामिल कर ले तब ये जो संख्या का समूह है वो आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बार बार आते रहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करते हैं तब वो संख्याओं का समूह जो बनता है वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो पूर्ण संख्या में ऑलरेडी सारा का सारा प्राकृत संख्या शामिल है। यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या है जो कि पूर्ण संख्या में ऑलरेडी शामिल है। तो एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो जी हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से आरंभ होती है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या है और 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पूर्णांक पर। देखिए, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तीनों का एक क्रम है। क्रम क्या है? प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या उससे थोड़ा और पीछे आता है, मतलब 0 से आरंभ हो जाता है, थोड़ा पीछे आता है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती है। तो जब हम लोग पूर्ण संख्या देखते हैं तो 0 से लेकर अनंत तक क्या है आपका पूर्ण संख्या है। और 0 से यदि पीछे चलेंगे तो 0 से छोटी संख्या आप लोग जानते हैं ऋणात्मक संख्या होती है। तो यदि हम कह सकते हैं कि यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक को भी शामिल कर लिया जाए तो आपका पूर्णांक हो जाएगा। अर्थात 0 से छोटी संख्याएं जो पूर्ण अंक हो उसको शामिल कर लेंगे तो वही पूर्णांक कहलाएगा। तो पूर्णांक के अंतर्गत आपका जो संख्या आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, मतलब माइनस अनंत से लेकर के, यदि हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 लेकर अनंत तक, और 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक यदि हम लोग जाते हैं तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या में आपका ऋणात्मक संख्या भी शामिल रहेगा, पूर्णांक में आपका ऋणात्मक संख्या भी शामिल रहेगा और उसके बाद 0 भी शामिल रहेगा और गिनती की संख्या भी शामिल रहेगा। तो पूर्णांक ऐसा संख्या है जिसमें पूर्ण संख्या भी शामिल रहता है, प्राकृत संख्या भी शामिल रहता है और ऋणात्मक पूर्ण संख्या भी शामिल रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्णांक जो है
वो -1, -2, -3, -4 से लेकर अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, ये सब आपका जो है पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में एक क्रम है, एक सिस्टम से चल रहा है। प्राकृत संख्या आरंभ होती है 1 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या थोड़ा और पीछे आता है, 0 से आरंभ होता है, और पूर्णांक में 0 से भी छोटी संख्याएं शामिल हो जाती है, अर्थात नेगेटिव संख्या भी इसमें शामिल हो जाता है, तब जाके पूर्णांक बनता है। तो यदि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, क्योंकि आप देखिए पूर्णांक जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये जो पार्ट देख रहे हैं अनंत तक, आप जानते हैं ये प्राकृत संख्या है जो पूर्णांक में शामिल है। यदि पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्ण संख्या देख रहे 0 से आरंभ होती है। तो जिसको और थोड़ा पीछे लाए तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो पूर्णांक में शामिल है। तो इसके अतिरिक्त पूर्णांक में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाता है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में यदि हम लोग ऋणात्मक गिनती की संख्या को ऐड कर दें, तब जाके पूर्णांक का परिवार बनता है। ये आपका पूर्णांक था। अब सम संख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। सम संख्या हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 से लेकर अनंत तक जो है ये आपका सम संख्या हो गया। अब सम संख्या का होता है एक व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2n, जहाँ n क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक के बारे में भी आपको बताए हैं कि पूर्णांक में गिनती की संख्या भी आएगी, 0 भी आएगा और ऋणात्मक पूर्ण संख्या भी शामिल रहेगा। तो n के स्थान पर आप वैल्यू बदल बदल के लेके देखिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2n। यदि n की जगह पर 1 रखेंगे, n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। n की जगह पर यदि 2 रख देंगे तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। n की जगह पर 3 रख देंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार प्राकृत ये जो है सम संख्या आपका प्राप्त होता है। लेकिन आप कहिएगा कि n पूर्णांक है तो n की जगह पे तो 0 भी रखा जा सकता है, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी है। तो यदि 2n के स्थान पर 0 रख दिए तो 2 × 0 बराबर 0 बनेगा। इसका मतलब 0 भी सम संख्या है। तो जी हाँ, 0 भी सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या का जो भी कंडीशन है सबको 0 फुलफिल करता है, इसलिए 0 भी सम संख्या है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपका 0 भी है वो क्या है? सम संख्या है। अभी आप ये समझिए 0 भी सम संख्या है, क्योंकि जो सम संख्या का व्यापक रूप 2n है उसमें n की जगह पर यदि हम लोग पूर्णांक 0 ले लेते हैं तो 0 आता है, अर्थात 0 भी क्या है? सम संख्या है। यदि हम n के स्थान पर यदि n पूर्णांक है तो ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हैं। तो जब ऋणात्मक संख्या लेंगे तो यदि n की जगह पर -1 लेंगे तो 2 गुणे -1 बराबर -2 होगा, 2 गुणे -2 बराबर -4 हो जाएगा। तो ये भी आपका सम संख्या है, लेकिन इसको ऋणात्मक सम संख्या कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक सम संख्या कहा जाएगा। इसलिए सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, जहाँ n कोई पूर्णांक है, अर्थात n के स्थान पर कोई भी पूर्णांक लेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम लोग लेंगे प्लस में लेंगे, पूर्णांक का मान धनात्मक लेंगे, n का मान धनात्मक लेंगे तो धनात्मक सम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम n का मान ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं तो ऋणात्मक सम संख्या प्राप्त होगी, और यदि 0 लेते हैं तो 0 प्राप्त होगी। और हम जानते हैं कि 0 भी एक सम संख्या है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे विषम संख्या पर। विषम संख्या से भी हम लोग परिचित हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का उदाहरण भी हम आपके सामने रखे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इसमें 2 से भाग दे के देखिएगा, ये सब संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, कुछ शेष बच जाता है। जैसे हम इसमें से एक उदाहरण लेके दिखाते हैं आपको। यदि 2 से हम लोग 15 में भाग दें तो 2 7 बार में 14 आएगा और 1 शेष बच जाता है, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है 2 से। तो ये जो संख्याएं हैं आपका वो विषम संख्या है। अब विषम संख्या का भी व्यापक रूप होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n + 1
या 2n माइनस 1। जहाँ पर n क्या है, जहाँ n क्या है तो n पूर्णांक है। अब आप कोई भी पूर्णांक रख के देखिए, अब कोई भी पूर्णांक रखेंगे, जैसे 2n प्लस 1 है तो n की जगह पर यदि 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 रख दीजिए, n की जगह पर 1 रखे हैं प्लस 1 तो 2 गुणे 1 2 प्लस 1 बराबर 3 आ गया। n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 4 1 5 हो गया। n की जगह पर 3 रख के देखिए, 2 गुणे 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2n प्लस 1 होता है और 2n माइनस 1 भी होता है। 2n माइनस 1 भी देखिए, 2n माइनस 1 तो यहाँ पर यदि 2 लेते हैं या 1 लेते हैं, n की जगह पर 1 लीजिए तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 1 हो गया। 2 लेके देखिए, 2 गुणे 2 माइनस 1 तो 2 दूना 4 और माइनस 1 3 हो जाएगा। n की जगह पर आप 3 लेके देखिए, माइनस 1 तो 6 में से 5। मतलब विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 होता है। यदि n का ऋणात्मक मान हम लोग लेंगे तो ऋणात्मक विषम संख्या प्राप्त होगी। n का यदि हम लोग ऋणात्मक मान लेते हैं तो ऋणात्मक विषम संख्या होगी। एक ऋणात्मक लेके भी देख लीजिए, 2n प्लस या माइनस जो भी हो, 2n प्लस 1 है, n की जगह पर हम माइनस 3 ले लेते हैं, माइनस 3 प्लस 1 तो हो गया माइनस 6 प्लस 1 मतलब माइनस 5। तो आप देख रहे हैं ऋणात्मक विषम संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1। जब n का मान हम लोग धनात्मक लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो धनात्मक सम संख्या प्राप्त होगी, और n का मान यदि हम लोग ऋणात्मक लेंगे तो ऋणात्मक विषम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार ये विषम संख्या का व्यापक रूप और उदाहरण आपके सामने है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हम लोग जिसको कहते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। केवल 2 गुणनखंड, जैसे देखिए हम लोग देख रहे हैं 2 को, 2 में किस किस संख्या से भाग लगता है, तो 2 में 1 से लगेगा और स्वयं 2 से लगेगा, तो इसके केवल 2 गुणनखंड है। 3 में तो 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 5 में 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। तो जिस संख्या के पास केवल 2 गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है अभाज्य संख्या की परिभाषा कि वे संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो। तो जो संख्याएं केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे भी हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वो परिभाषा भी सही है कि वे संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो उसको भी हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दोनों परिभाषा मान्य है, लेकिन उदाहरण दोनों का सेम आएगा। 2 के बारे में देखें कि 1 और 2 2 ये गुणनखंड है, 3 में 1 और 3 से भाग लगता है 2 ये गुणनखंड है, 5 में 1 और 5 से भाग लगता है 2 ही गुणनखंड है। तो जिन संख्याओं के पास केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में एक बात और जानिएगा, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन एकमात्र अभाज्य संख्या है 2, जो अभाज्य संख्या तो है लेकिन सम संख्या भी है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, जो सम और अभाज्य दोनों है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसलिए तो 2 आपका एक, और 2 की एक और विशेषता है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आपके दिमाग में आता होगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो फिर एक अभाज्य संख्या है या नहीं। एक तो आप उदाहरण में नहीं लिखे हैं अभाज्य संख्या के उदाहरण में, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना जरूरी है, लेकिन एक के पास 2 गुणनखंड नहीं है।
एक के पास केवल एक गुणनखंड है, एक में केवल एक से भाग लगता है, अर्थात एक के पास केवल एक गुणनखंड है, इसलिए आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए जरूरी है कि दो गुणनखंड हो, और इनके पास दो गुणनखंड नहीं है, इसलिए आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। बाद बाकी देखिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 2 को छोड़ करके सब विषम है। तो जिस संख्या के पास केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाएगी। केवल दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारे विषम है। और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में भ्रमित करने के लिए पूछ दिया जाता है कि रूढ़ संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या दोनों एक ही चीज़ है। उदाहरण आपके सामने है 2, 3, 5, 7, 11, ये सब आपका जो है वो अभाज्य संख्या है, जिसको रूढ़ संख्या भी हम लोग कह सकते हैं। तो जब अभाज्य संख्या पढ़ लिए हैं तो अब जरूरी हो जाता है कि हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानें। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का 3 नाम है। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, तीनों एक ही चीज़ है। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, तीनों एक ही चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग संयुक्त संख्या लिखे हैं टॉपिक। संयुक्त संख्या किसको कहेंगे, मतलब भाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो अभाज्य संख्या में हम लोग समझे थे जिनके पास केवल 2 गुणनखंड होगा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे देखिए उदाहरण लिए हैं हम लोग यहाँ पे 4 के पास कितने गुणनखंड है। 4 में 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है। तो 4 आपका भाज्य संख्या हो गया, जिसको संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। 4 आपका भाज्य संख्या हो गया, जिसको संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। और 6 को देख लीजिए, 6 लिए हैं उदाहरण में। 6 का गुणनखंड 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो 4 गुणनखंड हो गया। ऐसे ही 8 में भी देखेंगे तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से लग रहा है। तो जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड है उसको भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है और संयुक्त संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जा सकता है। मतलब भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या तीनों एक ही चीज़ है। तीनों का परिभाषा सेम होगा कि उसके पास गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पर जो भी उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25 सबके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। सबके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया, या संयुक्त संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो भाज्य संख्या को 3 नाम से पुकारा जाता है, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और एक भाज्य संख्या। ये आपका था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब आइए एक अलग संख्या है संपूर्ण संख्या। इसका एक विशेष गुण है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। कहीं कहीं इसको शुद्ध संख्या भी लिखा हुआ देखेंगे आप, या कहीं कहीं शुद्ध संख्या भी लिखा जाता है। हमने यहाँ पर संपूर्ण संख्या लिखे हैं। परफेक्ट नंबर, नाम ही है परफेक्ट। ये ऐसी संख्या है जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाता है। जैसे देखिए 6 का गुणनखंड देखिए आप, 6 के पास 6 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याएं अपना खुद का भी एक गुणनखंड होता है। तो 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6, 6 अपना स्वयं भी एक गुणनखंड है। तो अब इनके गुणनखंडों को जोड़िए, 2, 1, 3, 3, 6 और 6, 12। इस संख्या का दोगुना हो गया। 28 पर गौर कीजिए, 28 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और खुद 28 है। इसके सभी गुणनखंडों को यदि जोड़ते हैं तो 28 और 14 42 हो गया, 42 और 7 49 हो गया, 4 53 हो गया, 2 55 और 1 56, 28 का दोगुना हो गया। तो वे संख्याएं जिनकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाते हैं। अर्थात जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाए उसको हम लोग
संपूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखे हैं कि आपका संपूर्ण संख्या हो गया। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में भी हम लोग संपूर्ण संख्या तक पढ़े हैं। इसके आगे और भी कुछ संख्याएं हैं, जैसे रामानुजन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब जाकर हम लोग वास्तविक संख्या पर पहुंचेंगे। तो अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग रामानुजन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग उसी क्लास में वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे, जो कि हम लोगों का अपना चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।